नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। 2027 विधानसभा चुनाव के लिहाज से बेहद अहम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। 4 जून को केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख जयंत चौधरी मुरादाबाद जिले की ठाकुरद्वारा विधानसभा में एक रैली में शामिल होंगे। जयंत चौधरी का ये शक्ति प्रदर्शन आप इसे कह सकते हैं, सिर्फ एक रैली नहीं है बल्कि मिशन 2027 के सियासी शंखनाद के तौर पर देखा जा रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जयंत एनडीए में शामिल हुए थे, आपको याद होगा, हम याद दिला देते हैं। उनके आने से ये एनडीए का कुनबा बड़ा तो हुआ, लेकिन पश्चिमी यूपी में बीजेपी विधायक इसे आने वाले चुनावों में बड़ी तेज धड़कनों के साथ देख रहे हैं। असल में 2022 के जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब जयंत चौधरी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी वाले गठबंधन में थे। अब वो बीजेपी के साथ हैं, यानी बीजेपी को अपने कोटे की सीटें, यानी बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिन सीटों पर खुद लड़ी थी वहाँ जयंत चौधरी के लिए उन्हें उनमें से कुछ सीटें छोड़नी पड़ेंगी, जो कि होता है गठबंधन में। लेकिन इसके साथ एक दूसरा इसका पहलू है कि जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं वहाँ अखिलेश यादव की पार्टी को घेरने के लिए जयंत बीजेपी के लिए उपयोगी भी साबित हो सकते हैं। पश्चिमी यूपी के इस जाट मुस्लिम दलित बेल्ट में जहां चंद्रशेखर की लोकप्रियता भी बढ़ रही है और असदुद्दीन ओवैसी भी सेंधमारी की फिराक में है, वहां जयंत चौधरी का रोल क्या है, कितना अहम होने वाला है, इसे डिकोड करने के लिए हमारे साथ हैं आजतक.in के एसोसिएट एडिटर कबूल अहमद। कबूल भाई, आपका स्वागत है। सबसे पहले बात ताज़ा खबर के साथ कि 4 जून को जयंत चौधरी मुरादाबाद ज़िले में एक रैली में शामिल हो रहे हैं और मुरादाबाद तो आरएलडी का कोई परंपरागत इलाका है नहीं। आरएलडी की जो बेल्ट है उसमें तो मुरादाबाद आता नहीं है। फिर क्या वजह है कि इस तथाकथित शक्ति प्रदर्शन की, तथाकथित इसलिए कह रहा हूं कि लोग कह रहे हैं कि वो रैली में शामिल होंगे, ये उनका शक्ति प्रदर्शन होगा, तो मुरादाबाद क्यों? नियत भाई, एक तो सबसे बड़ी बात है कि खासतौर से जयंत चौधरी पूरी तरह से, क्योंकि वो देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का जो सियासी तापमान है वो पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुका है। तो निश्चित तौर पे जयंत चौधरी चुनाव जो है अभियान की अपनी शुरुआत करने जा रहे हैं। शुरुआत वो कर रहे हैं मुरादाबाद की ठाकुरद्वार सीट से, जो कि बिजनौर के से लगी हुई सीट है। वो बिजनौर जिले से लोकसभा क्षेत्र से भी लगी हुई सीट है। तो निश्चित तौर पे क्योंकि बिजनौर तक तो जयंत चौधरी का सियासी आधार वाला दायरा जो है, लेकिन उसके बाद अब आता है मुरादाबाद को लेके एक नए तरीके के समीकरण के साथ जयंत चौधरी उतर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आप देखेंगे कि जो इनके खासतौर से पुरकाजी से जो इनके एमएलए हैं अनिल कुमार, जो मंत्री भी योगी सरकार में है, वो चुनावी अभियान का देख रहे हैं। वहां पे एक 2007 में बसपा से विधायक थे विजय यादव, जो ठाकुरद्वारा सीट से थे। वो इस वक्त आरएलडी के उस पे सवार हो चुके हैं और आरएलडी से वो ठाकुरद्वारा विधानसभा चुनाव से लड़ना चाहते हैं, जहां पे से समाजवादी पार्टी के अभी कब्जा है, लगातार पिछले 2 चुनाव से लगातार कब्जा है। तो नीरज भाई, आप समझ सकते हैं। और ठाकुरद्वार में वो इसलिए जाना चाह रहे हैं रैली के, क्योंकि वो थोड़ा सा पश्चिम उत्तर प्रदेश की पूरी तरह से जद में है। वहां पे थोड़ा सा मुजफ्फरनगर का और बिजनौर का सियासी असर भी दिखता है ठाकुरद्वार सीट पे। और ठाकुरद्वार सीट पे जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा करते थे, उनका निधन हो चुका है, वो अभी मौजूदा समय में है नहीं। अब वहां पे एक दायरा है और आरएलडी को लग रहा है कि ये मौका बहुत अच्छा है अगर हम वहां चुनाव लड़ते हैं, जहां पे भारतीय जनता पार्टी कमजोर स्थिति में है और वहां पे अगर हम अपने दावेदारी करते हैं तो मजबूत हो सकती है। जयंत चौधरी अपने सियासी दायरे को नीरज भाई बढ़ाना चाह रहे हैं। वो मुजफ्फरनगर, बागपत, बिजनौर की दायरे में सीमित नहीं रहना चाहते। वो अपनी जद को बढ़ा के खासतौर से लखीमपुर खीरी तक ले जाना चाहते हैं। वो जाट नेता के तौर पे हैं, जाट लाइन में उनका सियासी आधार है, लेकिन वो जाटों की बात से ज्यादा वो किसानों की बात कर रहे हैं, नौजवानों की बात कर रहे हैं। और इस रैली का जो कल मुरादाबाद में रैली है, उस रैली का स्लोगन भी है, किसानों की रैली है, नौजवानों की रैली है, नौजवान किसान चलो मुरादाबाद। यानी कि वो ठाकुरद्वार की भी बात नहीं कर रहे हैं, वो मुरादाबाद की बात कर रहे हैं नीरज भाई। तो आप समझ सकते हैं कि मुरादाबाद वो मैदान है जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए सियासी जमीन बंजर है और
आरएलडी के नल जो है वहां पे सिंचाई उसको के जरिए जैन अपने नल के जरिए उस जमीन के पानी को सींच कर एक उपजाऊ बना सकते हैं, और वो बीजेपी के लिए भी मुफीद हो सकता है, आरएलडी के लिए भी मुफीद हो सकता है। तो नीरज भाई इसके पीछे खास तौर से एक तरह से इसको देखा जाए कि ये 2027 के चुनाव अभियान की आरएलडी की एक शुरुआत है, और उस शुरुआत खास तौर से सपा के मजबूत गढ़ से कर रहे हैं। जो हाँ समाजवादी पार्टी मुरादाबाद की 6 में से 5 सीटों पर उनके विधायक 2022 में जीते थे, एक सीट कुंदरकी जो है वो बाईपोल में चली गई है, लेकिन 4 सीटों पे आज भी सपा के विधायक हैं। वहां के सांसद भी समाजवादी पार्टी से हैं, रुचि वीरा जो कि बिजनौर की ही रहने वाली हैं। तो नीरज भाई उससे आप समझ सकते हैं कि वो सपा के मजबूत गढ़ में, खासतौर से जहां भाजपा थोड़ी सी कमजोर है और सपा जहां मजबूत है, वहां आरएलडी की अब एंट्री होने जा रही। जयंत उस इलाके में अपने पैर पसारने जा रहे हैं, जो कि निश्चित तौर पे 2027 के चुनाव से और इंडिया अलायंस के नजरिए से बहुत अहम है। मैं इस एंगल पे आऊंगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग आपने बात बताई कि सपा के गढ़ में किस तरीके से अपने पैर अपनी पहुंच बढ़ा रहे हैं जयंत चौधरी। लेकिन उससे पहले हम एनडीए की बात कर लेते हैं। जब हम दोस्तों ये बात कह रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की वो सीटें जहां बीजेपी कमजोर है वहां जयंत लड़ना चाहते, तो आप ये मत समझ लीजिएगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश बीजेपी का कमजोर इलाका है। 2022 में किसान आंदोलन की धमक के बावजूद 2022 विधानसभा में बीजेपी को अच्छी खासी बढ़त मिली थी। वहां पर कहा जा रहा था जाटों की नाराजगी है, किसानों की नाराजगी है। जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ रहे थे, इसके बावजूद भी बीजेपी ने, अगर हम 125 के आसपास बृहद पश्चिम उत्तर प्रदेश में मानते हैं, तो बीजेपी ने अच्छी खासी बढ़त ली थी। तो कबूल जयंत चौधरी का बीजेपी के साथ इस बार होना जयंत चौधरी के लिए फायदे का सौदा है या बीजेपी के लिए फायदे का सौदा है? नीरज भाई दोनों के लिए मुफीद है, ये ऐसा नहीं है कि किसी एक के लिए है। ये सिक्के के 2 पहलू हैं नीरज भाई, और दोनों पहलू बहुत अहम हैं। एक बात ये बात है कि 2022 में निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी पश्चिम उत्तर प्रदेश में बेहतर की थी, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश के किस बेल्ट में की थी नीरज भाई? वो बेल्ट जो है, जिस बेल्ट में जयंत अपने पैर पसार रहे हैं, वो बेल्ट नहीं है। वो बेल्ट ये थी कि गाजियाबाद, नोएडा होते हुए अलीगढ़, हाथरस, बुलंदशहर वाली जो बेल्ट है, जो आगरा तक, मथुरा तक चली जाती है, इस बेल्ट में बहुत अच्छा प्रदर्शन किए थे। लेकिन दूसरी तरफ आप नीरज भाई देखेंगे तो मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, कैराना, सहारनपुर या फिर बिजनौर, मुरादाबाद, इन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा था। यहां तक कि संभल, बरेली तक जो है बड़ा झटका लगा था। और वहां पे अगर देखा जाए नीरज भाई, चाहे वो मुजफ्फरनगर जीतने की बात रही हो, या मेरठ में बढ़त बनाने की बीजेपी से ज्यादा सीटें जीतने की बात रही हो, या बिजनौर में रही हो, और या कैराना में रही हो, तो आप नीरज भाई उसके पीछे का रीजन यही था कि जयंत चौधरी का समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस में होना, और दोनों के अलायंस में होने से जो मुस्लिम जाट के बीच गहरी खाई बनी थी वो पटी थी। और किसान आंदोलन का जो असर था वो इसी इलाके के किसानों में ज्यादा था, चाहे वो टिकैत परिवार का आधार हो, वो भी मुजफ्फरनगर में हो, आरएलडी का जो सियासी आधार है वो भी इसी इलाके में रहा है नीरज भाई। तो इस इलाके में समाजवादी पार्टी की सियासी केमिस्ट्री भी इसी इलाके में, आधार वोट बैंक का बहुत बड़ा मुस्लिम वोट बैंक इसी इलाके में है। तो जाट मुस्लिम मिलके इस इलाके में, जो खासतौर से जो जाट मुस्लिम बहुल इलाके थे, वहां तो सफल हो गया था। लेकिन जहां जाट के साथ दूसरी केमिस्ट्री नहीं बन पा रही थी, उन इलाकों में जाट भी अलायंस के साथ नहीं आया और वो बीजेपी के साथ खड़ा रहना बेहतर समझा। तो इस वजह से पश्चिम उत्तर प्रदेश में, तो अब देखिए कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में 2 पॉकेट है नीरज भाई। एक पॉकेट में पहले से बीजेपी मजबूत है और दूसरे पॉकेट में बीजेपी कमजोर है। जिस पॉकेट में कमजोर है, उसी कमजोर इलाके में आज जो एंट्री हो रही है वो जयंत चौधरी की। जयंत चौधरी कहां पे अपना दायरा बढ़ा रहे हैं? लगातार जयंत का जो आप रैलियां देखें या जनसभाएं या दौरे देखें नीरज भाई, वो दौरे जो हो रहे हैं वो अमरोहा हो रहे हैं, वो दौरे जो है मुरादाबाद होने जा रहा है, वो दौरा जो है मेरठ हुआ है, वो दौरे जो है मुजफ्फरनगर हुए हैं, वो दौरे बिजनौर हुए हैं। यानी जहां पे पिछली बार समाजवादी पार्टी आरएलडी मिलकर भारतीय जनता पार्टी को मात देने में सफल नहीं है, वहां इस बार जयंत भाजपा के साथ अपनी सियासी केमिस्ट्री बनाकर जो है समाजवादी पार्टी के साथ अपना हिसाब किताब बराबर करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये मुफीद है और एलडी के लिए भी ये मुफीद है। एक बात आपने नीरज भाई और कही
कि ये कैसे दोनों के लिए फायदेमंद है। आरएलडी पीछे जो है वो आज की तारीख में 10 विधायक हैं, उनके पास 2 सांसद हैं नीरज भाई। तो अब जो है आरएलडी खास तौर से जो इलाका जो मानी जाती थी कि मेरठ, बागपत, बिजनौर और मुजफ्फरनगर की सीमित है, जयंत चौधरी उसको अब उस दायरे को बढ़ा के मुरादाबाद तक ले जाना चाहते हैं। यानी कि जो अपना सियासी आधार है उसका ग्राफ और बढ़ा रहे हैं, वो इस इलाके में जा रहे हैं मुरादाबाद। हम आज जब बात कर रहे थे आरएलडी के नेताओं से नीरज भाई इस बात को लेके, तो उन्होंने कहा कि मुरादाबाद जो है चौधरी चरण सिंह के जमाने से हमारा उसके परंपरागत जुड़ाव रहा है, वो हमारे ही इलाके के है, वहां भी जाट वोटों का अहम रोल है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी उसी मुरादाबाद से आते हैं, जो कि जाट समुदाय से हैं और जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। अभी हाल ही में वो हटे हैं, जिनके दम पे पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। तो जाटों का आधार ऐसा नहीं है कि खाली यहां तक है, मुरादाबाद में है, लेकिन मुरादाबाद में जाटों के साथ दूसरी केमिस्ट्री नहीं बन पा रही थी, इस वजह से वहां आरएलडी अपना आधार नहीं बना पा रही थी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी दोनों के लिहाज से वो बहुत अहम मुरादाबाद होने जा रहा है। आरएलडी के लिए अपने सियासी जो छोटे चौधरी हैं, जयंत चौधरी, वो छोटे से बड़े चौधरी बनना चाहते हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश के खास तौर से वो बड़े चौधराहट अपने पास रखना चाहते हैं और उनको इसलिए लगता है कि भाजपा के साथ रहने में उनके लिए फायदा है। और मुझे लोकसभा चुनाव में उनका स्ट्राइक रेट नीरज भाई बहुत बेहतर था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा सा चिंता का सबब बना था कि वो जिस मकसद से वो आए थे उस मकसद से वो बहुत सफल नहीं हो पाए। खास तौर से उस बेल्ट में, जिस बेल्ट में 2019 में भी भाजपा को मात मिली थी, 2022 में भी बात मिली थी, लेकिन 2024 में भी भाजपा को मात मिली, वहां काम नहीं कर सके। लेकिन जैन के लिए फायदेमंद रहा। जैन 2 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, दोनों पे लोकसभा सांसद पहुंच जाते हैं। एक सीट उनकी रहती है बिजनौर और दूसरी सीट जो है नीरज भाई बागपत रहती है। तो वो दोनों सीटों में जीतने में सफल रह जाते हैं। अगर मुजफ्फरनगर लड़ते तो हो सकता है कि वहां के नतीजे कुछ अलग होते। जिस सीट को लेके वो सपा के साथ मनमुटाव करके गए, आज वहां पे समाजवादी पार्टी के विधायक हरेंद्र मलिक हैं, जाट समुदाय से भी आते हैं। तो भाजपा के लिए भाजपा के नेताओं ने जरूर ये बात कही है, कहते रहे हैं, और संगीत सोम से लेके कई नेताओं के हमने बयान सुने हैं कि जयंत के आने से कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन अगर जयंत नहीं होते नीरज भाई, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में 2024 के चुनाव में जो सीटें भारतीय जनता पार्टी, जैसे अमरोहा सीट जीत गई थी, वो सीटें नहीं जीत पाती नीरज भाई। यहां तक कि मेरठ सीट में भी केमिस्ट्री फंस जाती। और जो बिजनौर बागपत सीटें हैं, यानी कि जो आज खास तौर से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में से जो 33 सीटों पर सिमट गई थी, हो सकता है वो सीटें आज 20 से 25 के आसपास होती नीरज भाई। तो भारतीय जनता पार्टी को जाटों ने, ऐसा नहीं है कि जैन के आने से भाजपा को फायदा नहीं हुआ, हाँ फायदा हुआ है, लेकिन जिस मकसद से भाजपा आई थी उस मकसद उस बेल्ट में नहीं हुआ है, ये एक बात जरूर है। दूसरी बात अब 2027 की, 27 में खासतौर से अगर देखा जाए तो 2022 से 27 के समीकरण अलग हैं, 2024 से भी 2027 के समीकरण अलग होंगे नीरज भाई। समाजवादी पार्टी जिन दलित, मुस्लिम और पीडीए के समीकरण के सहारे 2027 में भाजपा को मात देने में सफल रही थी, उसको कितना जोड़ के रख पाती है, ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि जयंत, भाजपा बहुत तेजी से कमबैक की है, अलग अलग राज्यों में उसका बेहतर प्रदर्शन हुआ है। तो जयंत चौधरी भी अभी से, समय से पहले अपनी स्पेस को बढ़ाना चाहते हैं, अपने पावर को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी बार्गेनिंग क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए वो 9 महीना पहले से अपनी चुनावी अभियान की शुरुआत मुरादाबाद से कर रहे हैं, उस गढ़ से कर रहे हैं जो भाजपा का कमजोर है और सपा का मजबूत है। तो नीरज भाई, इससे समझा जा सकता है कि वो उनकी नजर कहाँ है, किस मकसद पे है, किन वोटों पे टिकी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। मैं आऊँगा क्योंकि आपने मुस्लिम वोट की बात की थी और ये भाजपा की पश्चिम में कमज़ोर कड़ी गिनी जाती है, मैं इस पे आऊँगा। लेकिन मैं उससे पहले अपने दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूँ कि देखिए दोस्तों, 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार है उत्तर प्रदेश में। 2022 में भी मेरे ख्याल से 255 के आसपास सीटें बीजेपी ने जीती थी, यानी बहुमत से काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल मेजॉरिटी। लेकिन 2024 के बाद को बोल भाई, जब हम देखते हैं महाराष्ट्र को, जब हम देखते हैं बिहार को, जब हम देखते हैं पश्चिम बंगाल को, तो ये समझ में आता है कि बीजेपी की महत्वाकांक्षाएं अब कोई मेजॉरिटी या कंफर्टेबल मेजॉरिटी वाली नहीं है, क्लीन स्वीप वाली हैं। तो इस नज़रिए से वो अपने मजबूत इलाकों में भी जो कमज़ोर कड़ियां हैं, जो मजबूत इलाकों की जो कमज़ोर पॉकेट्स हैं,
उनको भी वो पूरी तरह से भरना चाहती हैं और जयंत चौधरी इसी रणनीति का हिस्सा हो सकते हैं। अब हम मुस्लिम वोट पर आते हैं। भाई अखिलेश यादव के साथ ही थे 2022 में जयंत चौधरी, और जैसा कबूल अहमद ने बताया कि मुस्लिम और जाट का एक कॉम्बिनेशन बना था दोनों पार्टियों के होने से, यानी जयंत चौधरी को भी मुस्लिम वोटों का स्वाभाविक फायदा था सपा का साथी होने से। अब वो बीजेपी के साथ है, तो क्या कबूल पश्चिमी यूपी में मुस्लिम अब भी जयंत चौधरी को वोट देगा, और अगर हाँ तो क्या अखिलेश यादव को घेरने के लिए ये फैक्टर भी जयंत चौधरी के जरिए बीजेपी एक्सप्लोर कर रही है? नीरज भाई, एक चीज आपने बहुत अहम कही कि क्या जयंत को मुस्लिम वोट देगा। तो भारतीय जनता पार्टी के जो उत्तर प्रदेश में अलायंस पार्टनर हैं, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हों, संजय निषाद हों, या अनुप्रिया पटेल हों, या फिर जयंत चौधरी हों, ये 4 पार्टनर आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में हैं। इन चारों सहयोगी दलों के नेताओं के बयान आप देखिए। ओम प्रकाश राजभर का बयान भारतीय जनता पार्टी के पूरे हिंदुत्व के लाइन पे है। संजय निषाद के बयान भी आपको उसी तरह से दिखेंगे, लेकिन इसमें 2 नेता हैं। अनुप्रिया पटेल का बयान उस तरह से नहीं दिखता कभी कि वो भारतीय जनता पार्टी के पीछ पे खड़े होकर भाजपा के सुर में सुर मिलाती नजर आए। जयंत चौधरी को हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि वो हिंदुत्व के पीछ पे खड़े हों। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जरूर हैं, अलायंस के पार्टनर हैं, लेकिन अपनी राजनीति कर रहे हैं। कभी इस तरह की बातें नहीं की हैं जिससे कि वो ये साबित कर सकें कि वो भी हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के सुर में सुर मिलाते नजर आ रहे हैं। वो अपनी शुरू से एक लाइन लिए हुए हैं पंकज भाई, नीरज भाई। एक बात, दूसरी बात और है कि वो जो लाइन लिए हुए हैं उस लाइन पढ़े हैं। उस लाइन पे कभी कभी हमने देखा था शुरुआती दौर में कि वो भारतीय जनता पार्टी जब खासतौर से उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान जब योगी आदित्यनाथ ने नेम पेड़ लगाने की बात कही थी तो उसका विरोध जयंत चौधरी ने किया था। इस तरह से कई एक और मुद्दों पर हमने देखा कि उनकी बातें भाजपा से अलग ट्रैक पे जा रही थी। और इतना लंबे समय, खासतौर से आप देखें 2024 से लेके अब तक 2 साल लगभग हो गए हैं, होने जा रहे हैं सरकार के 3 साल। इन 3 सालों में भी नीरज भाई उनके सुर में कभी बहकते हुए नजर नहीं आए। बहुत सधे हुए जयंत चौधरी बहुत स्ट्रेटजी के साथ बढ़ रहे हैं, यानी वो ये बताना चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जरूर हैं, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पे नहीं है। हमारी अपनी राजनीति है, हमारा अपना आधार है, हम अपनी बल्कि कई बार तो वो बीजेपी के ऊपर टिप्पणी भी कर देते हैं, ऑर्वेलियन पुलिस जैसी एक टिप्पणी, या फिर वो पूर्वांचल की एक विधायक ने जब वो अस्पताल का मसला हुआ था टिप्पणी की थी जी। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि वो अपने, क्योंकि जयंत अपने वो जानते हैं कि अगर हम भाजपा के सुर में सुर मिलाएंगे तो आने वाले समय में और वक्त को खासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश के राजनीति में अप्रासंगिक हो जाएंगे। तो इसीलिए वो अपनी राजनीति को भाजपा के साथ रहते हुए भी सहेज कर नीरज भाई रख रहे हैं। यानी कि इसका मकसद मेरा कहने का साफ है कि जयंत चौधरी भाजपा के साथ रहते हुए भी मुस्लिम वोटों पे अपनी नजर गड़ाए हुए हैं। आज की तारीख में उनकी पार्टी के 2 विधायक 3 विधायक मुसलमान हैं, यानी कि वो भविष्य में, और जो खासतौर से उसमें से 2 विधायक तो समाजवादी पार्टी नेता से आए हैं जिनके बारे में तमाम बातें कहेंगे कि वक्त के साथ वो बदल जाएंगे, लेकिन वो जयंत के साथ मजबूती से खड़े हैं। मुजफ्फरनगर की रैली में खासतौर से गुलाम विधायक जो हैं तो उनको जाने नहीं दिया। उनको जैसे ही आरएलडी के नेताओं को पता चला वो ले जाके मंच पे बैठाए। और जयंत चौधरी लगातार इस तरह से करते हैं, मुसलमानों के नेताओं से मिलते हैं, वो मुसलमानों के नेताओं को शामिल कराते हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि मुस्लिम आधार को नहीं छोड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है नीरज भाई ये जयंत की और भारतीय जनता पार्टी की एक मौन स्ट्रेटजी का हिस्सा है। दोनों के बीच एक सामंजस्य बना हुआ है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि अगर वो मुस्लिम बहुत सीटों पे खुद लड़ती है नीरज भाई, तो वो जीतना उसके लिए लोहे के चने चबाने जैसा है। उसके लिए जीतना उतना ही मुश्किल है जितना लोहे के चने चबाने जैसा है। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने एक स्ट्रेटजी बनाई है, क्योंकि जैसा आपने कहा कि भाजपा सिर्फ सत्ता में आना नहीं चाहती, वो बहुमत का नंबर ही नहीं जुटाना चाहती, वो विपक्ष को घुटने के बल खड़ा कर देना चाहती है। वो इस तरह से प्रचंड जीत दर्ज करना चाहती है कि जो उसका अपोजिशन पार्टी है, जो उस राज्य में जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, वो अपना नेता प्रतिपक्ष बनाने में भी उसके पसीने छूट जाएं। ममता बनर्जी ने अभी 80 सीटें ला के अपने नेता पक्ष बना रही थी, लेकिन आज की तारीख में टीएमसी 2 गुटों में बंटती नजर आ रही है। आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में क्या स्थिति हुई,
ये बिहार में क्या आरजेडी की क्या स्थिति हुई, ला के उस कगार पे खड़ा कर दिया है। तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो बहुत बेहतर प्रदर्शन 2024 में की थी, उसको वो दिखाना चाहती है कि आप उस लहर में एक बार जरूर जीत गए हैं, लेकिन भाजपा किस तरह से कमबैक करना चाहती है, उसका मुझे एक उदाहरण बाईपोल चुनाव में दिखा था। 2024 के बाद जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए थे, जो कुंदरकी जैसी मुस्लिम बहुल सीट भारतीय जनता पार्टी ने कैसे जीत लिया था। तो नीरज भाई, खतौली जैसी सीटें जीत लिया था। तो मुझे एक बात लगती है कि जो आपने कहा उसका एक स्ट्रेटजी का पार्ट है कि जयंत चौधरी उस बात को भी समझ रहे हैं, और जयंत चौधरी के लिए एक मौका भी लग रहा है कि जयंत को ये लग रहा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर हम मुस्लिम सीटों पे बीजेपी के साथ रहते हुए फोकस करते हैं तो वो बेहतर हो सकता है, क्योंकि भाजपा किसी मुस्लिम को उत्तर प्रदेश में पिछले 3-4 चुनाव से टिकट नहीं दे रही, लेकिन उसके सहयोगी दल से जरूर लड़ते हैं। अपना दल से एक विधायक मुसलमान है जो कि रामपुर टांडा से हैं, जहां से आजम खान के बेटे विधायक थे। इसके पहले उन्होंने 2022 में भी चुनाव में टिकट दिया था उसी सीट से नवाब काजी अली के बेटे को। और दूसरी बात, अब आरएलडी है तो आरएलडी भी दे सकती है। तो मुझे लगता है नीरज भाई, ये उनकी स्ट्रेटजी का पार्ट है। पूर्वांचल की राजनीति अलग दिशा में है, तो वहां अलग तरीके के पॉलिटिक्स। ओम प्रकाश राजभर के पास इतना स्पेस नहीं है, उनको मालूम है कि उनको वो सीटें नहीं मिलेंगी कि मुस्लिम बहुल सीटों पे मिलेंगी, तो वो उस तरह की राजनीति कर रहे हैं। भाजपा के सुर में सुर मिलाते नजर आ रहे हैं, लेकिन जयंत के जरिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए बहुत से उत्तर प्रदेश की ऐसी नीरज भाई 35 से 40 सीटें हैं जहां पे मुस्लिम जिस खुद चाहे तो आराम से जीत सकता है, जिसमें किसी तरह की कोई अड़चन नहीं आएगी। तमाम बुरे कंडीशन के बाद भी 25 से 30 मुस्लिम विधायक अपने दम पे जीतने की कुव्वत नीरज भाई रखते हैं। मुझे लगता है कि वही सीटें हैं जिसपे वो भारतीय जनता पार्टी आरएलडी के जरिए समाजवादी पार्टी को मात देने का, कांग्रेस को मात देने का प्लान बनाया है। और उसी मोहरे के तहत जयंत चौधरी के काट द्वार रैली, जो मुरादाबाद के ठाकुर द्वार रैली है, वो है नीरज भाई। और जयंत चौधरी बहुत सधे हुए अंदाज में, उनको भी लग रहा है कि इस भारतीय जनता पार्टी के जो ये आपदा है, यही हमारे लिए एक अवसर बन सकती है। और यही अवसर जो है जयंत चौधरी के लिए, जो आज 9 से 10 सीटों पर सिमटे हैं, उसका दायरा बढ़ा के वो 1.5 से 2 जन अपने विधायक बना सकते हैं, इस कंडीशन में ले जाना चाहते हैं। और मुझे लगता है जयंत को मुस्लिमों को टिकट देने में भी कोई गुरेज नहीं होगा। तो मैं इस बात को समझते हुए ये एक उनकी राजनीतिक स्ट्रेटजी का सोची समझी पार्ट है। लेकिन आपने पिछले दिनों अपनी एक रिपोर्ट में लिखा था कि आरएलडी ने, यानी जयंत चौधरी की पार्टी ने, चुनाव से 9-10 महीने पहले ही अपने संभावित कैंडिडेट तय करके प्रचार शुरू करवा दिया। गाजियाबाद की लोनी सीट, मुरादनगर की कोई सीट, हस्तिनापुर जैसी कोई सीट जहां बीजेपी के स्थानीय नेता मजबूत हैं, ऐसी सीटों पर क्या आरएलडी की इस एक तरफा तैयारी से टेंशन नहीं बढ़ेगी? मतलब एनडीए के अंदर भी तो गठबंधन की टेंशन का पूरा स्कोप है ना? इसमें कोई शक नहीं है, इसको पूरा है, टेंशन है। लेकिन आप उसको सबसे बड़ी बात यह समझने की है कि 2022 में जो आरएलडी के बीजेपी के जो पार्टनर थे, एनडीए के सहयोगी दल थे, वो सब पूर्वांचल के आधार वाले थे। पश्चिम में कोई भी अलायंस पार्टनर नहीं था। पहली बार, मतलब आप देखेंगे कि इस बार 2 विधानसभा चुनाव में एक अलायंस पार्टनर होगा, खासतौर से 2014 के बाद से। जब पश्चिम में उनका अलायंस पार्टनर होगा तो निश्चित तौर पे उसके सीटें देनी होंगी। सीटें वही देनी होंगी क्योंकि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में सारी सीटों पे चुनाव लड़ा था नीरज भाई। तो लेकिन इस बार जब आरएलडी है तो निश्चित तौर पे उन्हें सीट छोड़नी होगी। जहां पे आरएलडी के अभी सेटिंग विधायक हैं, वो सीट तो ऑलरेडी छोड़नी होगी। इसके अलावा आरएलडी की जो डिमांडिंग है वो 50 सीटों से शुरू हो रही नीरज भाई। और पिछली बार वो समाजवादी पार्टी के साथ रहते हुए 33 सीटों पे चुनाव लड़े थे। 2002 में भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस पार्टनर रहते हुए 38 सीटों पे चुनाव लड़े थे। तो आरएलडी की जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं 50 से सीटों से हो रही है, लेकिन वो 35 जिस सीटों पे पिछली बार चुनाव लड़ी है या 2 बीजेपी के साथ अलायंस में रहते हुए सीटों पर चुनाव लड़ी है, उतनी सीटों की डिमांड तो वो करेगी ही करेगी। एक बात, अब भाजपा कितनी देती है ये बड़ी बात है। पहली बात, सीट शेयरिंग का फार्मूला बीजेपी के लिए और एलडी के बीच में एक सियासी टेंशन का सबब बनेगा, एक बात। दूसरी बात यह है कि जहां पे पिछली बार भाजपा लड़ी थी, हार गई, जहां आरएलडी जीती है, उन सीटों पे आरएलडी ऑलरेडी लड़ेगी। वहां पे बीजेपी के जो पिछली बार नंबर 2 के नेता थे, उनके लिए कोई स्कोप नहीं बचेगा। वो कहीं ना कहीं आरएलडी के समर्थन करेंगे। उनपे एक टेंशन है कि वो भाजपा के नेता क्या करेंगे। दूसरी तरफ नीरज भाई,
जहां पे आरएलडी का पहले से दावेदारी रही है। केवल क्या 8 सीटों से संतोष तो नहीं करेगी नहीं किसी भी सूरत में। अगर उसके 2 सीटें लोकसभा की हैं, एक राज्यसभा में है, उन हिसाब से देखा जाए तो किसी भी सूरत में उसको 20 सीटों से कम मिलने वाली उत्तर प्रदेश में नहीं है। यानी कि 10 सीटें वो होंगी जिसमें या सपा के विधायक हैं या भारतीय जनता पार्टी के अभी सिटिंग सीटें हैं। जैसा कि आपने कहा, हस्तिनापुर सीट आरएलडी पहले हमेशा लड़ती रही, आरएलडी इस बार भी दावा करेगी। लोनी सीट पिछली बार बहुत मामूली वोटों से रह गई थी, वहां लड़ेगी। हम सबसे बड़ी दिलचस्प सीट है वो है सरधना सीट। सरधना सीट पे भी आरएलडी की दावेदारी है। संगीत सोम वाली सीट, संगीत सोम, इसीलिए जो संगीत सोम की सियासी बेचैनी थी जयंत चौधरी को लेके, उसके पीछे एक सबब यही है कि जयंत चौधरी की बेचैनी के पीछे संगीत सोम की यही थी कि आरएलडी उस सीट पे आज नहीं तो कल दावा करेगी। और नीरज भाई, मुझे जो पता चल रहा है उस नजर से उन सीटों पे दावा करेगी। अब बात आती है कि सुरेश राणा क्या करेंगे। सुरेश राणा जो कि योगी सरकार में मंत्री थे और संगठन के भी मजबूत है, बंगाल चुनाव में भी लगे थे और बंगाल चुनाव में जिताने के श्रेय भी जाता है। उस सीट पे आज की तारीख में आरएलडी का विधायक है। क्या सुरेश राणा क्या उस सीट से लड़ेंगे या सुरेश राणा कहीं और से लड़ाए जाएंगे या सीट छोड़ने के तैयार होंगे? सुरेश राणा की टेंशन बढ़ेगी। तो ऐसी दर्जन भर सीटें नीरज भाई हैं जहां पे मुजफ्फरनगर की बहुत सारी सीटें हैं जहां पे चिंता का सबब बनेगा। क्या उन सीटों पे स्थिति रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी जहां चुनाव लड़ी थी वहां हार गई थी, वो भाजपा के जो मजबूत कैंडिडेट वो चुनाव लड़ेंगे? दूसरी बात नीरज भाई, एक और चीज है कि बहुत सारे बीजेपी के पूर्व जो चुनाव सांसद रहे वो हार गए हैं चुनाव, उनको विधानसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी है, जिसमें से एक नाम संजीव बालियान का भी है। नीरज भाई, संजीव बालियान के लिए क्या स्पेस बनेगा? संजीव बालियान कहां से लड़ेंगे? संजीव बालियान की नजर पंकज मलिक की सीट पे, जहां से सपा के वो विधायक है, हरिंद्र मलिक के बेटे हैं, उस सीट पे है। तो वहां पे क्या वो लड़ पाएंगे या आरएलडी वहां लड़ेगी? एक अलग केमिस्ट्री बनेगी नीरज भाई। इस तरह से हम आपको बताएं तो बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए टेंशन का सबब बनेगा। दूसरी चीज एक है कि जहां अभी खासतौर से मेरठ दक्षिण की सीट है, मेरठ दक्षिण सीट पे भी यही स्थिति है। मेरठ दक्षिण सीट में अभी मौजूदा जो वहां के विधायक हैं उनको राज्य मंत्री से स्वतंत्र प्रधानमंत्री बना दिया गया है, लेकिन उसी इलाके में अभी व्यापारियों के मकान टूटे हैं, वहां अलग खासतौर से उनको लेकर नाराजगी है। तो नीरज भाई, इस तरह के अलग अलग क्षेत्रों में अलग तरीके की हैं, क्या उनके लिए अपनी सीट बचाए रखना कितना मुश्किल होगा? इसी तरह से आप आ जाइए बिजनौर में, तो बिजनौर में वही स्थिति है, सहारनपुर में भी वही स्थिति बनेगी, मेरठ में बनेगी। इसके अलावा आप आइए मथुरा, हाथरस, इन इलाकों में आरएलडी का अपना सियासी आधार रहा है, आरएलडी के भी विधायक हैं। आरएलडी इन इलाकों में आगरा तक अपना दायरा बढ़ाना चाहती है। तो इन इलाकों में अगर वो चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी करती है तो कहीं ना कहीं भाजपा को ही अपने दिल में जगह बनानी पड़ेगी। आरएलडी को रखना, सहेज के रखना, सीटें देना निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है। अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें देती है और तो उससे निश्चित तौर पर भाजपा के नेताओं को खास तौर से टेंशन होगी। अगर वो सहेज कर नहीं रख पाते और फिर कहीं आरएलडी छिड़क के सपक साथ चले आए तो भाजपा के लिए पश्चिम प्रदेश का रखना अब बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी जयंत चौधरी को नहीं छोड़ेगी। आप जो बातचीत कर रहे हैं आरएलडी के नेताओं से, आपके हिसाब से अंदर खाने कितनी सीटें दिमाग में हैं जयंत चौधरी की पार्टी के नेताओं के दिमाग में? नीरज भाई, पहली बात यह कि आरएलडी के जो नेता हैं वो उनका कहना, वो बात तो उनसे करो तो 50 सीटों से शुरू करते हैं, भूमिका बनाते आते हैं, लेकिन मुझे लगता है नीरज भाई वो 20 से 25 सीटों में 25 सीटों से कम पे समझौता करने के लिए तैयार नहीं। उनका कहना है कि हम 2022 में भाजपा के साथ लड़े थे, 2002 में बीजेपी के खिलाफ लड़े थे तो मुझे 38 सीटें दी गई थी और उस समय हम 2002 में बहुत अच्छा प्रदर्शन किए थे। अगर 14 सीटें जीते थे और 2022 में हम सपा के साथ गए, सपा के साथ रहते हुए हमने 8 सीटें जीती थी, बाद में बाईपोल में हमने 1 सीटें और जीत ली। तो उनका कहना है कि और सपा ने भी कैसे जीती है, तो हमारा प्रदर्शन बेहतर था जबकि हमारा अलायंस उस तरह से नहीं बन पाया था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जयंत चौधरी के मन में है, जयंत चौधरी पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी सियासत उनके इर्द गिर्द सिमटी हुई। नीरज भाई, इसको कहीं इग्नोर करना बहुत मुश्किल है जयंत के लिए, मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और किसी भी की नेता के लिए। तो जयंत चौधरी
दूसरे पार्टनर की तरह नहीं है, ना ओम प्रकाश राजभर है, ना संजय निषाद है, वो एक अलग है, उनका अपना आधार है, जाति समीकरण है। और जाट जो है नीरज भाई पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत है। और जयंत चौधरी ने अपनी स्ट्रेटजी में एक बदलाव किया है। उन्होंने सिर्फ अपने आप को जाट नेता के तौर पर नहीं, उन्होंने अपने आप को किसान नेता के तौर पर रखा है। और किसान नेता के तौर पर रखते हैं तो उनको गुर्जर, दलित तमाम वोटों का आधार बन जाता है। आज वो रैली करते हैं तो आप देखेंगे जाटों के जाट सम्मेलन हुआ था अभी हस्तिनापुर में, वही सरधना में, वहां वो नहीं गए थे जाटों के सम्मेलन, जबकि उनके विरोधी तमाम नेता उस मंच पे थे, वो लेकिन वहां नहीं शामिल हुए। लेकिन जब किसानों की बात होती है, किसानों की पंचायत होती है तो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं तो कहना है कि योगी आदित्यनाथ जी ये बात कहने लगे हैं अभी रैलियों में कि हम आरएलडी की वजह से, जयंत चौधरी की वजह से गन्ना किसानों का 400 रुपए रेट करने जा रहे हैं। उन्होंने जयंत चौधरी का बाकायदा नाम लिया, यानी क्रेडिट दे रहे हैं। वो ये बताना चाह रहे हैं कि जयंत चौधरी ने ये बात कही, हम उनकी बात को स्वीकार किए दिए, यानी जयंत चौधरी की प्रासंगिकता को वो और अहम बना रहे हैं। यानी इससे साफ जाहिर होता है कि जयंत चौधरी को लेकर भारतीय जनता पार्टी का जो नजरिया है वो बहुत क्लियर कट है। और जयंत का भी माइंडसेट में तय है कि हमें कितनी सीटों पर चुनाव लड़नी है। तो नीरज भाई वो डिमांड 50 से हो रही, लेकिन आप ये मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश में वो 25 से 30 सीटों के बीच में ही चुनाव लड़ने के लिए तैयार होंगे। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन्हें 20 सीटों से नीचे देना चाह रही है। जो आरएलडी के नेताओं कहना है कि अभी सीट की बातें आधिकारिक तौर पर नहीं हुई, लेकिन जो भाजपा के बीच से छन के आ रही हैं वो 18 सीटों से कम देना चाहती है। ऐसे में एक काम फार्मूला हो सकता है कि वो भाजपा के नेताओं को आरएलडी के सिंबल पे चुनाव लड़ा सकते हैं, जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने 2022 में अपने कई नेताओं को सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ाया था। यह फार्मूला तो बन सकता है, लेकिन आरएलडी किसी भी सूरत में नीरज भाई 25 से कम सीटों पर समझौता नहीं करेगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर का फैक्टर है, वहां पर असदुद्दीन ओवैसी की संभावित एंट्री का एक फैक्टर है, मायावती का फैक्टर है क्योंकि एक दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन बनता है, इसके अलावा अखिलेश यादव का काउंटर प्लान भी है। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर हम कबूल अहमद से अगले आधा घंटा क्या अगले 2 घंटे भी बात कर सकते हैं, लेकिन हम इन मुद्दों को आगे अपने कार्यक्रम के लिए मुलतवी करते हैं। लेकिन आज हमने जयंत चौधरी की पॉलिटिक्स, जयंत चौधरी का अखिलेश यादव को लेकर बीजेपी जयंत चौधरी को किस तरह देख रही है, किस तरह मुकाबला करने के लिए उनका इस्तेमाल करने की योजना बना रही है, इस फैक्टर पर हमने बात की। तो आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए कबूल अहमद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। दोस्तों आज के लिए नमस्कार।